नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इंडियन हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, भारत के इतिहास से। तो भारत के इतिहास को हम समझने के लिए तीन भागों में पढ़ सकते हैं खास तौर पर, या फिर भारत के इतिहास को समझने के लिए तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो किस किस में? एक तो प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत, और आधुनिक भारत। ठीक। तो भारत के इतिहास को हम इन तीन भागों में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में हम उन घटनाओं के पढ़ेंगे जो 712 ईस्वी से जितनी भी पहले की घटनाएं थी वो हम प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। पाषाण काल से लेकर जो लास्ट 712 पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था उस तक की जितनी भी सारी घटनाएं हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता मान लो या फिर वैदिक काल मान लो, मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश, जितनी भी सारी घटनाएं 712 ईस्वी से पहले की हुई थी उसको हम प्राचीन भारत में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में जब पहली बार मुस्लिम इन्वेंशन या फिर अरब कंट्री का आक्रमण हुआ था, बार अरब इन्वेंशन हुआ था, तब से लेकर जब मुगलों का पतन वापस शुरू होना हो गया था तब तक तो 712 से लेकर 1707 तक का जो भी पीरियड है उसको हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। खास तौर से यदि दूसरी भाषा में कहें या तो हम जो मुगल काल था है, वो हम मध्यकालीन भारत। और आधुनिक भारत में हम जब अंग्रेजों ने हमारी भारत की रियासतों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था और भारत को अपना गुलाम बना लिया था, तब से लेकर जब अंग्रेज वापस हमारे देश को छोड़कर चले गए थे तब तक की सारी घटनाएं हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अंग्रेज ने अपने हमारी भारत की रियासतों को कब अधिकार बनाना शुरू कर दिया था? लगभग 1707 में। और छोड़कर कब चले गए थे? 1949 में। ठीक। तो 1707 से लेकर 1949 अंग्रेजों के काल का जो भी समय रहा उसको हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। ठीक। तो ये तो हो गई आपकी बेसिक बातें। अब थोड़ा सा हम इतिहास में टाइम से संबंधित भी बेसिक पॉइंट जान लेते हैं कि बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है। ठीक। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक। ये सारा एस टी बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। खास तौर से इतिहास को हम इन दो टाइम में व्यक्त करते हैं। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो बीसी हम उस साल के लिए लगाते हैं या फिर उस टाइम को व्यक्त करने के लिए बीसी का प्रयोग करते हैं जब जो भी घटना जो जीसस क्राइस्ट थे, ईसा मसीह थे, उनके जन्म से पहले की जो भी घटनाएं थी उनको व्यक्त करने के लिए हम बीसी का प्रयोग करते हैं। उस टाइम को व्यक्त करने के लिए बीसी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लो कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो 2500 से 1700 बीसी में एग्जिस्ट करती थी। तो इसका कहने का मतलब है कि 2500 से लेकर 1700 साल, मतलब जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से के 2500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। और या फिर मान लो वैदिक पीरियड था, वो लगभग 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक चला था। तो कहने का मतलब है कि लगभग 1500 जी ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले वैदिक सभ्यता आ चुकी थी। ठीक। बीसी। तो अब बात करते हैं एनो डोमिनी को हम नॉर्मल टाइम को व्यक्त करने के लिए एनो डोमिनी का प्रयोग करते थे। जैसे कि जो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1192। तो 1192 एडी नॉर्मल टाइम को व्यक्त करने के लिए एडी का प्रयोग करते हैं। ठीक। और एडी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनो डोमिनी। तो आपके ये हो गया आपका बेसिक पॉइंट कि भारत के इतिहास को समझने के लिए तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं और टाइम को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, बीसी और एडी। ठीक।
अब बात करते हैं, हम मेन पॉइंट पर आते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले प्राचीन भारत से शुरू करते हैं। प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत की जो भी घटनाएं, जितनी भी घटनाएं, उनको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। एक प्रागैतिहासिक, 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 आद्य-ऐतिहासिक, आद्य-ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राचीन भारत को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। ऐतिहासिक, प्राचीन भारत की जितनी भी घटनाएं थी उनको हम 3 भागों में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक को एक तरह से हम पाषाण युग काल भी कहते हैं। पाषाण, जो भी मतलब पाषाण युग की जितनी भी घटनाएं हैं वो हम प्रागैतिहासिक में पढ़ेंगे, ठीक। और हम प्रागैतिहासिक में उन घटनाओं को पढ़ते हैं जिनके हमें जो लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है, जिन घटनाओं के हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है उन घटनाओं को प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे। जैसे कि किसी कहीं पर खुदाई करने पर हमें जो पुराने अवशेष प्राप्त हुए है पाषाण युग के, या फिर मान लो कि कोई गुफा चित्रकारी प्राप्त हुई है बहुत ही पुरानी पाषाण युग की, पर वो लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है, बस उन चीज़ों को खुदाई करने पर, उन पुरानी चीज़ों के आधार पर उन घटनाओं को समझ लेते हैं कि शायद ये पिछले बहुत ही सालों पहले ये घटना घटित हो चुकी है, शायद पाषाण युग में, ठीक। तो हम उसको प्रागैतिहासिक में पढ़ेंगे, ठीक। वापस आपको बता दूं, प्रागैतिहासिक में उन घटनाओं को पढ़ेंगे जिसके हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है, ठीक। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक में उन घटनाओं को पढ़ेंगे जिनके हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुई है, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुई है, पर मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम उनको समझ नहीं सकते। जिस भाषा में वो लिखे गए हैं ना, जो स्रोत हमें जिस भाषा में लिखित मिले उस भाषा को हम समझ ही नहीं सकते, उस भाषा को हमने अब तक डिकोड ही नहीं कर पाए। तो हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुई है, पर हम उनको समझ नहीं सकते कि वो क्या लिखे गए थे, ठीक। तो उन सभी साक्ष्यों को हम लिखित आद्य ऐतिहासिक में पढ़ेंगे। जैसे कि समझने के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि, एक मिनट, ये देखो, समझने के तौर पर मान लो कि ये है, ठीक। एक मिनट, ये देखो। तो आद्य ऐतिहासिक में हम खास तौर से सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुई है कि ऐसी सभ्यता एग्जिस्ट करती थी, और उसकी हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुई है। उस भाषा, सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा भी हमें प्राप्त हुई है, पर मेन प्रॉब्लम क्या है, उनको समझ नहीं सकते। जैसे कि आपको जो ये दिख रहा है, जो आपको ये दिख रहा है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, तो ये एक तरह से भाषा है। ये क्या, सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम ये लिखित साक्ष्य प्राप्त हुई है, हमें किसी भाषा में लिखे गए है, पर हम इसको समझ नहीं सकते। तो उसको हम आद्य ऐतिहासिक में, जिस भाषा को कि लिखित साक्ष्य प्राप्त हुई है पर हम उनको समझ नहीं सकते, उसको किस में, आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल की, ऐतिहासिक काल तो आप समझ ही सकते हैं कि जिसके हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुई है और उनको समझ भी सकते हैं। जिसके हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुई है, जिसको हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुई है, हम उसको हम समझ भी सकते हैं। उसको हम ऐतिहासिक काल में उन सारी घटनाओं को ऐतिहासिक, जैसे कि वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता के हमें संस्कृत या प्राकृत भाषा में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुई है, इसलिए हम उनको समझ भी सकते हैं, ठीक। तो वैदिक सभ्यता से लेकर जितनी भी वैदिक सभ्यता के बाद की घटनाएं हैं, वो सारी घटनाएं हम ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे, ठीक। अब
तो ये हो गया आपका प्राचीन भारत में हम कौन कौन सी घटनाओं को पढ़ेंगे। अब प्राचीन भारत में हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, प्रागैतिहासिक। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक तो जिसकी हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है, उन सारी घटनाओं की इसमें पढ़ेंगे हम, प्रागैतिहासिक में पढ़ेंगे। हमें इसकी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है, क्या नहीं हुई है, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है, तो इसको उन घटनाओं को हम प्रागैतिहासिक। और लिखित साक्ष्य हमें किस युग के प्राप्त नहीं हुई है, पाषाण युग के। लिखित साक्ष्य हमें पाषाण युग के प्राप्त नहीं हुई है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पाषाण युग की सारी घटनाओं को ही हम प्रागैतिहासिक में पढ़ेंगे। पाषाण युग की सारी घटनाओं को ही हम प्रागैतिहासिक में पढ़ेंगे। और पाषाण युग को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पाषाण युग को हम कितने 3 भागों में बांट सकते हैं, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और फिर बात करते हैं सेकंड मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और फिर बात करते हैं नवपाषाण काल की, नवपाषाण काल। प्रागैतिहासिक को एक तरह से क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक को एक तरह से पाषाण युग में कह सकते हैं। और पाषाण युग को हम कितने 3 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। तो पूरा पाषाण काल लगभग 5 लाख BC, 5 लाख BC से लेकर 8000 BC तक की जितनी भी सारी घटनाएं हम पूरा पाषाण काल में पढ़ेंगे। मतलब जब मनुष्य की सोचने समझने की कैपेसिटी विकसित हुई भी नहीं थी, तब से लेकर 8000 BC तक की सारी घटनाएं पूरा पाषाण काल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं, तो मनुष्य की जब सोचने समझने की कैपेसिटी विकसित हुई भी नहीं थी, तो मनुष्य ज़्यादातर क्या करता था, मनुष्य ज़्यादातर जानवरों की तरह ज़िंदगी व्यतीत करता था। और जानवरों की तरह ज़िंदगी व्यक्त करने का मतलब है कि वो बस जानवरों दूसरे जानवरों का शिकार करता, खाता, पीता और वापस सो जाता, बस यही दिनचर्या चलती थी। इसलिए इस काल में मनुष्य क्या हुआ करता था, मनुष्य शिकारी हुआ करता था। मनुष्य जानवरों का शिकार करता था खाने के लिए, पेट भरने के लिए। तो मनुष्य इस काल में क्या हुआ करता था, शिकारी हुआ करता। अब मनुष्य जानवरों का शिकार करता था, जंतुओं का शिकार करता था, तो मनुष्य कच्चा भोजन तो करेगा नहीं, उसको पक्का भोजन चाहिए। तो उन भोजन को शिकार करता था। शिकार करने के बाद जो मांस प्राप्त होता था, उसको पकाने के लिए आग की आवश्यकता होती थी। तो मनुष्य ने क्या किया, आग का आविष्कार किया। तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, मनुष्य शिकारी हुआ करता था और मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, ठीक। अब पूरा पाषाण काल में एक स्थान है, पूरा पाषाण काल में एक स्थान है, क्या, पूरा पाषाण काल में एक स्थान है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक स्थान है भीमबेटका। मध्य प्रदेश में एक स्थान है भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक स्थान है भीमबेटका। भीमबेटका से एक गुप्ता चित्रकारी मिली है। भीमबेटका से हमें क्या, गुप्ता चित्रकारी मिली है, गुप्ता चित्रकारी। और वो गुप्ता चित्रकारी किस काल की थी, वो पूरा पाषाण काल की थी, पूरा पाषाण काल, वो पूरा पाषाण काल की थी। तो हमें मध्य प्रदेश के में भीमबेटका से हमें चित्रकारी प्राप्त हुई है, वो कौन सी काल की थी, पूरा पाषाण काल की। और एक और आप समझ सकते हैं नदी घाटी के बारे में, कि कुछ नदी घाटियाँ थी और उनमें पूरा पाषाण कालीन के अवशेष प्राप्त हुए थे। और वो नदी घाटियाँ कौन सी थी, एक तो थी बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी,
रिवर वैली। और एक थी सोन नदी घाटी, सोन रिवर वैली। और एक नर्मदा, नर्मदा नदी घाटी। तो हमें पुरापाषाण काल के अवशेष कौन कौन सी नदी घाटियों से मिले? बेल नदी घाटी, सोन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। ठीक, वापस समझ लेते हैं कि हमें सबसे पहले वापस समझ लेते हैं कि हमें पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल कब तक 5 लाख बीसी से लेकर 8,000 बीसी तक की जो काल था उन सारी घटनाओं को पुरापाषाण काल। और सबसे पहले पुरापाषाण काल में मनुष्य क्या हुआ करता था? शिकारी हुआ करता था। तो शिकारी हुआ करता तो कच्चे मांस को मतलब पक्का मांस में बदलने के लिए या फिर पक्का मांस खाने के लिए मनुष्य ने किसका आविष्कार किया? आग का आविष्कार किया था। पुरापाषाण काल मनुष्य शिकारी हुआ करता था, आग का आविष्कार किया था। और पुरापाषाण काल में मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है भीमबेटका, भीमबेटका से हमें गुप्ता चित्रकारी मिली है। वो भी कौन से काल की थी? पुरापाषाण काल की। और पुरापाषाण काल कौन सी नदी घाटियों से प्राप्त हुई है? बेल नदी घाटी, सोन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। ठीक, ये तो हो गया पुरापाषाण काल। अब बात करते हैं मध्यपाषाण काल की। तो मध्यपाषाण काल कब से कब तक चला था? मध्यपाषाण काल कब से कब तक चला था? मध्यपाषाण काल चला था 8,000 साल बीसी से लेकर 4,000 साल बीसी तक की जितनी भी सारी घटनाएं हैं वो मध्यपाषाण काल में पढ़ेंगे। ठीक, 4,000 साल से लेकर 8,000 साल तक की जितनी सारी घटनाएं वो मध्यपाषाण काल में। अब पुरापाषाण काल में मनुष्य शिकार करता था, बाद में उसने आग का आविष्कार किया था। तो मध्यपाषाण काल में मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य जो जिन औजारों से मनुष्य शिकार क्या करता था। एक मिनट हमने पुरापाषाण काल में एक पॉइंट छोड़ दिया। पुरापाषाण काल में हमने पुरापाषाण काल में एक पॉइंट यह है कि पुरापाषाण काल में मनुष्य ने पत्थरों के औजार का आविष्कार किया था। पुरापाषाण काल में मनुष्य ने किसके? पत्थरों के औजार का आविष्कार किया था। पत्थरों के औजार का आविष्कार भी मनुष्य ने पुरापाषाण काल में किया था। औजार का आविष्कार। अब मनुष्य ने पुरापाषाण काल में जिन पत्थरों के औजार बनाए थे उन औजारों को मनुष्य ने और भी ज़्यादा डेवलप करके उनका आकार छोटा कर लिया था। तो मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था कि हथियारों का आकार छोटा हो गया था। मनुष्य ने जिन हथियारों का आविष्कार किया था उन हथियारों का आविष्कार छोटा हो गया था। हथियारों का आकार छोटा हो गया था, आकार छोटा। और छोटे हथियारों को क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। जो छोटे हथियारों के अवशेष मिले उनको क्या? माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक, मध्यपाषाण काल में मनुष्य ने पत्थरों के जो औजार थे उनका आकार छोटा कर लिया था। ठीक, अब मनुष्य ने पशुपालन की क्रिया भी शुरू कर दी थी। मध्यपाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन की क्रिया भी शुरू कर दी थी, पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, पशुपालन की क्रिया शुरू कर दी थी। सबसे पहले मनुष्य ने किस पशु को पाला? कुत्ते के। सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पाला था। ठीक, तो मनुष्य ने सबसे पहले पशुपालन की क्रिया कौन से काल में शुरू कर दी थी? मध्यपाषाण काल में। और हमें पशुपालन के अवशेष मध्यपाषाण काल में पशुपालन के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मध्य प्रदेश एमपी में एक जगह है आदमगढ़, और राजस्थान में एक जगह है बुगरू। राजस्थान में एक जगह है बुगरू। इन जगहों से हमें
मनुष्य के मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए। एमपी के आदमगढ़ और राजस्थान के बगरू से हमें मध्य पाषाण काल के पशुपालन की क्रिया के अवशेष प्राप्त हुए हमें। ठीक। अब एक और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक स्थान पड़ता है सराय नहर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले पर एक स्थान पड़ता है सराय नहर। उससे हमें क्या मानव कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए। मानव कंकाल वो मानव कंकाल मध्य पाषाण काल का था। ठीक। वो मानव कंकाल मध्य पाषाण। तो मध्य पाषाण काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? मध्य पाषाण काल में जो हथियारों का आकार था, हथियारों का आकार छोटा हो गया था। मध्य पाषाण काल में हथियारों का आकार छोटा हो गया था, जिनको हम क्या माइक्रोलिथ कहते थे। मनुष्य ने पशुपालन की क्रिया शुरू कर दी थी, और पशुपालन की क्रिया जो शुरू की थी उसके अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगरू से। और मध्य पाषाण काल में सबसे पहले हमें मानव कंकाल के भी अवशेष प्राप्त हुए, जो कि कहाँ से प्राप्त हुई है? यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नहर से। कहाँ से? यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नहर से। ठीक। अब बात करते हैं नवपाषाण काल पर। आपका हो गया मध्य पाषाण काल। अब बात करते हैं नवपाषाण काल पर। तो नवपाषाण काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी और नवपाषाण काल कब से कब तक चला था? नवपाषाण काल चला था 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक नवपाषाण काल चला था। ठीक। 4000 बीसी से लेकर 2500 साल बीसी। अब मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन की क्रिया शुरू कर दी थी। अब पशुओं को पालने के बाद मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य कृषि भी करेगा। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि ने शुरू कर दी थी। मनुष्य ने इस काल में कृषि की शुरुआत कर दी थी। ठीक। और हमें कृषि करने के जो अवशेष प्राप्त हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए, एविडेंस कुछ भी मान लो, वो हमें सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए? वो हमें पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है मेहरगढ़ से हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। और कौन से काल के? नवपाषाण काल के। ठीक। तो सबसे पहले हमें जो पाकिस्तान की मेहरगढ़ से जो हमें कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए, मुख्य रूप से कौन से फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुए? जोगे कि मनुष्य जो गेहूं और कपास की खेती करना शुरू कर दिया था नवपाषाण काल में। जो गेहूं और कपास के। और सबसे पहले कौन सी फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए कि सबसे पहले मनुष्य ने इस फसल की खेती करनी शुरू कर दी थी? तो सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं की खेती करनी शुरू कर दी थी। ठीक। अब हमें उत्तर प्रदेश में एक जगह है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक जगह कोल्डिवा। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से एक जगह कौन सी है? कोल्डिवा। कोल्डिवा से हमें चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। और वो कौन सी? नवपाषाण काल के थे। ठीक। तो हमें वापस सोच लिया जाए कि नवपाषाण काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया था, और कृषि के साक्ष्य में पाकिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। और कौन सी फसल के? मुख्य रूप से जौ, गेहूं और कपास। सबसे पहले मनुष्य ने किस फसल की खेती करना शुरू कर दी थी? गेहूं की। और कौन से काल में? नवपाषाण काल में। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के कोल्डिवा स्थान से हमें किस युग के साक्ष्य प्राप्त? नवपाषाण काल के। और कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए? चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब नवपाषाण काल में हमें बात करें तो एक जगह पड़ती है जम्मू कश्मीर में।
बुरजोम नामक स्थान पर, जम्मू कश्मीर में बुरजोम नामक स्थान पर, बुरजोम नामक स्थान पर हमें खुदाई करने पर हमें मानव कंकाल मिले, मानव कंकाल मिले। और इस कंकाल की खास बात क्या है कि इसके साथ कुत्ते की हड्डियों की साक्ष्य भी प्राप्त हुई है। मानव कंकाल और कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुई है। मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुई है। तो हमें जम्मू कश्मीर के बुरजोम नामक स्थान पर मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य कौन से काल के प्राप्त हुए? नवपाषाण काल के। कौन से काल के? नवपाषाण काल के। एक बार आपसे पूछ लिया जाए कि नवपाषाण काल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य भारत में किस स्थान पर प्राप्त हुई है? जम्मू कश्मीर के बुरजोम नामक स्थान पर। और इसी जम्मू कश्मीर के बुरजोम नामक स्थान पर ही एक और साक्ष्य प्राप्त हुई है। किसके? मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य, मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य, मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य भी प्राप्त हुई है। ठीक, ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक कंप्लीट। तो एक बार से हम फिर से प्रागैतिहासिक को रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, प्रागैतिहासिक को क्या कर लेते हैं? हम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, अब हम बात करें तो प्रागैतिहासिक में हम किन घटनाओं को पढ़ते हैं? उन घटनाओं को पढ़ते हैं जिनके हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है। उन सारी घटनाओं को हम प्रागैतिहासिक में, तो एक तरह से लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई, इसका मतलब ये कौन सा युग हो सकता है? ये पाषाण युग हो सकता है। तो प्रागैतिहासिक में हम एक तरह से पाषाण युग की घटनाओं को पढ़ेंगे। और पाषाण युग को भी हम कितने? 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने? 3 भागों में। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में। तो पुरापाषाण काल में हम बात करें तो 5 लाख BC से लेकर 8000 साल तक की जितनी सारी घटनाएं पुरापाषाण काल में पढ़ेंगे। पुरापाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले जो जानवरों का शिकार करता था, तो मनुष्य क्या हुआ करता था? शिकारी हुआ करता था। और कच्चे मांस को भूनने के लिए मनुष्य को आग की जरूरत थी। तो पुरापाषाण काल में मनुष्य ने आग का भी आविष्कार कर लिया था। और हमें सबसे पहले मध्य प्रदेश की एक भीमबेटका गुफा चित्रकारी मिली है। उस चित्रकारी का संबंध कौन से काल से है? पुरापाषाण काल से। और पुरापाषाण काल से हमें कौन सी नदी घाटियों से पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुई है? बेलन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी। और पुरापाषाण काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था, तो शिकार करने के लिए औजार की आवश्यकता तो होती थी। तो सबसे पहले मनुष्य ने औजार किसके बनाए? पत्थरों के। तो पुरापाषाण काल में हमें पत्थरों के औजार प्राप्त हुई है। और पत्थरों के औजार का आविष्कार कौन से काल में? पुरापाषाण काल में हो गया था। बाद में बात करते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कब से कब तक चली थी? 8000 BC से लेकर 4000 BC तक। पुरापाषाण काल में मनुष्य ने जिन पत्थरों के औजार का आविष्कार किया था, वो और भी ज़्यादा डेवलप कर लिए थे। और उनका आकार क्या हो गया था? छोटा हो गया था, कि पत्थर औजारों को साथ में रखने में या फिर यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी हो, इसलिए मनुष्य ने पत्थरों के वो जो हथियार थे उसका आकार छोटा कर लिया। और उन हथियारों को क्या कहा गया? माइक्रोलिथ कहा गया। जो पत्थरों के हथियारों के छोटे आकार मिले उनको माइक्रोलिथ। मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में पशुपालन की भी क्रिया भी शुरू कर दी, पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था। और कहाँ से पशुपालन की क्रिया के अवशेष हमें कहाँ से? मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगरू से। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगरू से। और मध्य पाषाण काल में हमें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सरायनर स्थान से मानव कंकाल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। तीसरा कौन सा काल था पाषाण युग का? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल कब से कब तक? 4000 BC से लेकर 2500 BC तक की सारी घटनाएं नवपाषाण काल में आती है। तो पुरापाषाण काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था, आग का आविष्कार कर लिया। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन की क्रिया शुरू कर दी थी। अब मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, तो मनुष्य कृषि भी करेगा। तो नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या? कृषि की शुरुआत कर दी थी, कृषि की शुरुआत करती थी। और कृषि के अवशेष हमें नवपाषाण काल के कहाँ से प्राप्त हुई है? पाकिस्तान के मेरगढ़ स्थान से प्राप्त हुई है। और किन फसलों के साक्ष्य प्राप्त हुई है? कि मनुष्य इन फसलों की नवपाषाण काल में खेती करता था।
तो गेहूँ, कपास और जौ। सबसे पहले मनुष्य ने किस फसल की खेती की थी? गेहूँ की। सबसे पहले मनुष्य ने किस फसल की खेती की थी? गेहूँ की। और गेहूँ की फसल के साक्ष्य हमें कौन से काल में मिलते हैं? नवपाषाण काल में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कोल्डिवा में हमें चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुई है कि मनुष्य चावल की खेती भी करता था। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। ठीक। अब जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है बुरजोम। उसका भी संबंध नवपाषाण काल से है और उसमें हमें मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते की हड्डियों की साक्ष्य भी प्राप्त हुई है। मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के। तो आपके थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है कि यदि सिर्फ मानव कंकाल पूछ लिया जाए, यदि आपको सिर्फ मानव कंकाल पूछ लिया जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ लिया जाए? मानव कंकाल। तो सिर्फ और सिर्फ मानव कंकाल पूछ लिया जाए तो मानव कंकाल के अवशेष तो हमें मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुई है। और कहाँ से? उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते की हड्डियों के जो साक्ष्य पूछ लिया जाए तो वो हमें नवपाषाण काल में प्राप्त हुए थे और जम्मू कश्मीर से। सिर्फ मानव कंकाल के अवशेष हमें गाँव से प्राप्त हुए? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। और मानव कंकाल के साथ कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? जम्मू कश्मीर से। सिर्फ मानव कंकाल के जो साक्ष्य प्राप्त उसका संबंध कौन से? मध्य पाषाण काल से। और जो कुत्ते की हड्डियों के साथ मानव कंकाल मिला उसका साक्ष्य नवपाषाण काल से। तो आपका ये हो गया प्रागैतिहासिक कंप्लीट। ठीक। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हमें आद्य ऐतिहासिक पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक। और आद्य ऐतिहासिक में किन घटनाओं को पढ़ेंगे जिनके हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुई है और उन पर हम उनको समझ नहीं सकते। लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुई है पर हम उनको समझ नहीं सकते। तो एक तरह से हमें किस चीज़ की लिखित साक्ष्य प्राप्त हुई है पर हम उनको समझ नहीं सकते? सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुई है उसके, सिंधु घाटी सभ्यता के, पर हम उसको समझ नहीं सकते। तो उसको हम आद्य ऐतिहासिक में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक में पढ़ेंगे। ठीक। तो आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल शुरू करते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल से शुरू करते हैं। ठीक।